हम सब एकत्रित हुए हैं। बीते संसद के सेशन के दौरान जो कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उसकी एक चर्चा को लेकर राष्ट्र के इतिहास में 70 साल की आज़ादी में पहली बार देश की संसद ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसान को सही मायने में आज़ादी दिलवाई है। हमारा देश का किसान वर्षों वर्ष तक अपनी फसल को मात्र चिन्हित मंडी में चिन्हित व्यापारियों को ही बेच पाता था। बीते संसद के सत्र में जो हमारे कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश का किसान देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकता है। ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अभिनंदन देना चाहेंगे। जो कृषि बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। साथ ही अगर किसान किसी व्यापारी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अगर अपनी फसल बेचता है और उसके करार को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो किसान अपने ही जिले में एसडीएम अथवा डीएम लेवल पर न्याय प्राप्त कर पाएगा। ऐसी सुविधा देने के लिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो पाए, प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार हम सब व्यक्त करते हैं। एक कृषि प्रधान देश में वर्षों वर्ष से कृषि के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस ऐतिहासिक कृषि के हित में कदम पर भी अपना कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त करने का दुस्साहस किया है। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान अब बिचौलियों के बेड़ियों को तोड़ पाएगा। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नेता यूपीए ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने नीचता का उदाहरण दिया है। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रथा है कि राज्यसभा में कोई उपसभापति पर स्वयं जाकर आक्रमण करे? क्या ये शोभा देता है कि आप किसानों का नाम लेकर देश की राजधानी में किसान के उस उपक्रम को जलाएं जिसके माध्यम से वो खेत को जोतता है? इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां, इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का एक अभिन्न अंग और वर्क कल्चर बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात से संतोष लेती है
कि भारत के इतिहास में किसान के सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की जो घोषणा की वो मात्र घोषणा तक सीमित नहीं रही, बल्कि 1.5-2 वर्ष के कार्यकाल में ही 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बैंक के खाते में 90,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को उपलब्ध कराई है। ये भी कहना उचित होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज वित्त मंत्री जी ने घोषित किया, उसके अंतर्गत भी किसान और एग्रो के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि सुनिश्चित कराई है। प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा स्वयं मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपया राष्ट्र के इतिहास में पहली बार मत्स्य पालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रेषित की गई है। इसी प्रकार से चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड का विषय हो अथवा देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश के किसान से ही देश की उन्नति संभव हो पाएगी, इस संकल्प को फलीभूत करने में संसद में और संसद से बाहर देश की जनता ने जो सहायता, जो सहयोग दिया, जो आशीर्वाद दिया, आज कृषि हित में उस आशीर्वाद के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, कृषि संबंधित आप अगर कोई भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहें अथवा किसी भी और विषय में मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। कृपया आप अपने क्वेश्चंस को शुरू करें। आप अगर वहां से संचालन करना चाहेंगे या मैं यहां से करूं? जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2019 में अपने मैनिफेस्टो में इस बात को चिन्हित किया कि वो एपीएमसी एक्ट को हटा देंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में और सदन के बाहर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है कि एपीएमसी एक्ट को भारत सरकार हाथ नहीं लगा रही। आप राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं, उनका स्वयं 2013 का एक वक्तव्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसमें वो इस बात का समर्थन करते हैं कि एपीएमसी को हटाना चाहिए। तो जिन राहुल गांधी जी ने कहा कि ये कृषि बिल काला कानून है, क्या वो ये भी कहना चाहेंगे कि उनके और उनकी माताजी के नेतृत्व में बने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी एक काला मैनिफेस्टो है? क्या वो ये मानना चाहते हैं कि कांग्रेस की जहां जहां प्रदेश की सरकारें हैं, जहां पर कांग्रेस के शासन संविदा पर खेती करते हैं, तो वो अमानवीय कदम है कांग्रेस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी और विशेषतः राहुल गांधी जी का दोगलापन इस विषय में जनता के सामने उभर कर आ चुका है। और अगर उनको इतनी चिंता थी इन विधेयकों के बारे में, तो वो अनुपस्थित क्यों थे स्वयं सदन की चर्चाओं में से? राजनीति करना और राष्ट्रनीति करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। राजनीति के लिए प्रयासरत हमेशा राहुल गांधी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रनीति में सदैव सफल नरेंद्र मोदी रहे हैं। राहुल गांधी की बात हो रही है तो राहुल गांधी पूरी संसदीय टीम अपनी कांग्रेस की संसदीय टीम के साथ पुनः हाथरस जा रहे हैं, इसके आप क्या कहेंगे? किस तरह से वहाँ राजनीतिकरण क्या इस मुद्दे का क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र जनता ने कांग्रेस के हथकंडों को भलीभांति समझा है और इसीलिए एक ऐतिहासिक जीत साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनिश्चित की है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं। एक सेकंड भैया, हाँ जी भाई साहब, एक सेकंड। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा जो हाथरस घटना से वहाँ की तुलना कर रही है वो गलत है। वहाँ राजस्थान में लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, चाहे तो विपक्ष आके यहाँ पर विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं।
किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। एक सेकेंड हाँ जी हाँ। आप एक महिला है, हाथरस में जो बच्चे के साथ जिस तरीके से हुआ वो तो दरिंदगी नहीं, लेकिन चुपके से उसके शव को जला दिया गया, क्या ये उचित था? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, देश में आक्रोश अगर महिला उत्पीड़न पर होता है तो वो आक्रोश सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता। देश में पुरुष भी उतना ही महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। जहां तक हाथरस की बात है, मैंने पहले भी इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर में अपने वक्तव्य को कहा है, जो आज दोहराती हूं। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। एक सवाल बस, और दूसरा सवाल ये है कि लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इस पर और क्या कर रही है? दूसरा चीज, वहाँ मीडिया को जाने से प्रतिबंधित क्यों किया जा रहा है? मैंने आज जो चैनल देखा यहाँ आने से पहले, उसके अंतर्गत ये मुझे आभास हुआ है कि वहाँ पर मीडिया भी उपस्थित है। लेकिन साथ ही मेरा ये मानना है कि अगर आप सरकारी आंकड़ों की मुझसे अपेक्षा करते हैं तो 2-3 विषय आपकी अनुमति से आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित हो, उसकी रचना भी मोदी सरकार ने की। आपको एक आंकड़ा और दे देती हूं, 2015 से महिला हेल्पलाइन जो शुरू की गई, अब तक 55 लाख से ज्यादा महिलाओं को देश में उस महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत सहायता पहुंचाई गई। 2017 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर देश के हर जिले में स्थापित करने का काम हमने शुरू किया। आज हर जिले में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर चल रहा है। ये इससे पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन जनता निश्चित रूप से व्याकुल मन से पूछना चाहेगी कि क्या आज भी हमें दरकार है कि हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि महिलाएं, बच्चे हमारे देश के सुरक्षित रहें। तो निश्चित रूप से ये प्रतिबद्धता न सिर्फ सरकार की है बल्कि ये संकल्प समाज का भी है। मैडम, एसआईटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ के परिवार वाले खुद के सामने आए हैं कि स्थानीय प्रशासन और एसआईटी मिलकर कहीं न कहीं जो जांच हो रही है उसको गलत रूप में ले जा रही है, और इसके अलावा वो नार्को टेस्ट भी नहीं कराना चाह रहे हैं, जो अभी तुरंत की बात उनके परिवार वालों ने की। मैं इतना ही कहूंगी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, एसआईटी गृह सचिव के अंतर्गत चल रही है। भारत सरकार की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा विश्वास है कि एक स्वतंत्र मीडिया के चलते सच कभी छुपता नहीं है, और निश्चित रूप से योगी जी की जो कार्यशैली रही है वो कड़े से कड़े कदम कानून व्यवस्था को बना के रखने में और महिलाओं को सुरक्षित रखने में
निश्चित रूप से लेंगे, ये मेरा विश्वास है। हाथरस के डीएम Yes. का लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना साध रहा है जी। और लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना निश्चित। साध रहा है, आपको लेकर ट्वीट भी किया गया है। अब हाथरस को लेकर अगला क्या होना चाहिए? ऐसी देखिए, घटनाएं कल आगे कांग्रेस बढ़ती पार्टी हैं। ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूँ तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूँ। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं वो तो हैं, अब ऐसी घटनाएं और न हो, क्या और भी कड़े कानून की जरूरत है? कुछ मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सजा को सजाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, ना ही किसी और प्रदेश के उस पर टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे ये कह सकती हूँ कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। मैडम, क्या परिवार के साथ नार्को टेस्ट होना चाहिए? एक मिनट। आजमगढ़ की एक लड़की जो है बलात्कार के मामले में ट्रामा सेंटर आई हुई है, लेकिन यहाँ से किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता ने मिलने की कोशिश नहीं की उस पीड़ित लड़की के परिवार से या पीड़ित लड़की से। आजमगढ़ का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुंचे, राजनीति के लिए ना पहुंचे। मैडम, एक सवाल यह है कि निर्भया कांड में पैसे के आवंटन की बात आपने की, 9,000 करोड़ रुपया जी। लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन अभी तक उसका पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं उसका प्रदेश की सरकारें, एक बार भारत सरकार जब पैसा सुनिश्चित कराती है तो किस प्रकार से खर्चा करती है वो प्रदेश की सरकार का अधिकार है। आप अगर ये मानते हैं कि मैं प्रदेश, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश हो, उनके अधिकारों का हनन करूंगी, तो मुझे लगता है इससे संवैधानिक ठेस पहुंचती है व्यवस्थाओं को। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो थी कि निर्भया फंड के माध्यम से सभी प्रदेशों तक ये आवंटन किया जाए, उसको हमने सुनिश्चित किया है। और हम बार बार प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से आग्रह करते रहते हैं कि वो आवंटित जितनी भी राशि है उसका पूरा उपयोग करें। जी राज्य सरकार की आपने बात की, योगी की एक टीम है, अभी उमा भारती जी ने सरकार के ऊपर सलाह दिया योगी जी को कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हाथरस वाली घटना पर आप ध्यान दीजिए, उनसे बात करें। अभी आपने कहा ये क्या मतलब क्या सूचना देता है कि आपके ही सरकार में, पूरी सरकार में मंत्री नहीं और पार्टी में वरिष्ठ नेता है, जब मुझे ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। अब आप मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो,
न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में